हेलो बच्चों, आप लोगों का मनोज गुप्ता एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हमने इसके पहले पार्ट 3 भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियों के बारे में पढ़ा था, ये लेसन के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था पंजाब का संतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की समस्या, उसमें मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो संघ राज्य में सम्मिलित हुए और कैसे उनको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे नक्सलवाद। देखो बच्चों, नक्सलवाद का यहाँ पे दिया गया है चित्र, तो भी मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवाद क्या है पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ। नक्सलवाद क्या है? पहले जो जमींदार लोग थे, बड़े बड़े साहूकार जमींदार, ये क्या करते थे, किसानों और जो मजदूर थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे और इसी अत्याचार से वो परेशान होके वो क्या करने लगे कि जो उनका अनाज, जो खेत था उस पर अपना अधिकार करने लगे और अधिकार करने के बाद वो अपने परिवारों में बांट लेते थे और बाद में वो हथियारों का उपयोग करने लगे। इसको ही नक्सलवाद कहते हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ, समझाती हूँ। नक्सलवादी आंदोलन, यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में, ये जो आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। नक्सलबारी नामक एक क्षेत्र है, वहां पर शुरुआत हुआ। नक्सलवादियों में अल्प भूधारक, जिसके पास कम जमीन है, ऐसे किसानों और खेत के मजदूरों को एकत्रित किया गया और वर्ष 1967 में नक्सल क्षेत्र में कुछ कृषि क्षेत्रों को उन्होंने क्या किया, चारों ओर से लाल झंडे से रोककर फसलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जो भी फसल हुआ था उसको अपने अधिकार में ले लिया। इस विद्रोह से प्रेरणा पाकर जो आंदोलन हुआ उसको नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। जमींदार द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कृषि समितियों की स्थापना की और बड़े जमींदारों से जमीनें छीन लेना और उनको अलग अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य था। आगे चल के यह आंदोलन अपने उद्देश्य से दूर चला गया। पहले क्या करते थे, इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उससे गुस्सा होकर लोगों की भलाई के लिए ये आंदोलन करते थे, लेकिन बाद में इनका जो स्वरूप बदल गया। शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणपद योजना जनता तक न पहुंचे, इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ली। नक्सलवादी समानांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न करने लगी। इसी प्रकार नक्सलवादी देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आया। बाद में क्या हुआ कि जो सरकार अच्छा भी कोई नियम या कल्याणप्रद योजना बनाती थी तो ये क्या करने लगे, उसका विरोध करने लगे और इस प्रकार वो आतंकवाद का शरण ले लिए और जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती का रूप है। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था। बाद में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, भंडारा, चंद्रपुर, मध्य प्रदेश, मांडला, उड़ीसा, कोरापुर, यानी इन सारे जगहों पर भी ये फैल गया। पहले तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में था, फिर धीरे धीरे इनका प्रसिद्धि हुआ और इनका वर्चस्व होने के कारण ये पूरे भारत में जो मैं नाम बताए वहां पर फैल गए। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या क्या शस्त्र का धारण किया। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ऐसा नामक संगठन की स्थापना किया और यह संघर्ष अब भी जारी है। अब हम पढ़ेंगे संप्रदायवाद। संप्रदायवाद से क्या समझते हो बच्चों? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। संप्रदायवाद जो है हमारे देश के सामने एक चुनौती है। संप्रदाय का मतलब ये होता है जैसे हिंदू मुसलमान, हिंदू बोलेगा कि मेरा हिंदू को हिंदू भाषा का महत्व देगा, हिंदू धार्मिक चीजों को, मंदिर को महत्व देगा, और मुस्लिम जैसे अपने मस्जिद को, अपने धर्म को महत्व देता है। इसको क्या कहते हैं? संप्रदायवाद। उसमें जो झगड़ा हो जाता है या दंगे होने लगते हैं उसको संप्रदायवाद कहा जाता है। संप्रदायवाद हमारे देश की एकता, जो हिंदू मुस्लिम एक रहते थे, उसके लिए ये एक प्रकार की चुनौती है।
संकीर्ण धार्मिक दुराभिमान में संप्रदायवाद का जन्म होता है। जो संकीर्ण धर्म को ज्यादा मानते हैं जरूरत से, तो वहां पर संप्रदायवाद का जन्म होता है। अंग्रेज गए, लेकिन उन्होंने संप्रदायवाद का जो बीज है हमारे यहाँ बोके गए। उन्होंने हिंदू मुसलमान में जो भेद था वो फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई से हिंदू मुस्लिम में भेदभाव होने लगा। हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से अलग अलग धर्म के लोग बहुत ही कई शताब्दी से, कई सौ सालों से प्रेम और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। किसी भी देश में विविध धर्म का रहना, अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपने अपने धर्मों को मानना अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को दूसरे से ज्यादा बताना, मेरा ही भगवान बहुत अच्छा है, मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, बाकी सब धर्म निचले दर्जे का है, ऐसी भावना जहां पर आती है वहां पर संप्रदायवाद का जन्म होता है। उसका रूपांतरण दुराभिमान और कट्टरता में हो जाता है। इसके परिणाम धर्मांधता उत्पन्न होती है। धर्म के प्रति जो अंधापन है वो उत्पन्न होता है। धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है। संप्रदायवाद का जो शुरुआत कहाँ से होती है? जब अपने धर्म को लोग ज्यादा मानने लगते हैं और दूसरे धर्म को निचले दर्जे का। धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्र हितों को भुलाया जाता है। जो हमारा एक उद्देश्य है भारत का विकास हो, उसको भुला देते हैं। उसके बदले में हमारा धर्म महत्वपूर्ण है, तुम्हारा धर्म निचले दर्जे का, ऐसा लोग बोलने लगते हैं। अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति अविश्वास समाप्त होने लगता है दूसरे धर्म के, परंतु जो हमारे दीन बंधु उन्हें शत्रु समझा जाते हैं। जो दूसरे धर्म को उसको लोग शत्रु समझने लगते हैं। यानी मुस्लिम बोलेंगे हिंदू लोग हमारे शत्रु है, हिंदू लोग बोलेंगे मुस्लिम हमारे शत्रु है। एक दूसरे के तीज त्योहारों और पर्वों उत्सवों के अवसरों पे इकट्ठा आना भी कम होना लगे। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अलग अलग धर्म त्योहार मनाया जाता है। तो मुस्लिम लोग दिवाली में आते हैं, है ना, और हम लोग ईद वगैरह मनाने के लिए मुस्लिम के यहाँ जाते हैं। लेकिन जब ऐसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है संप्रदायवाद, तो लोग एक दूसरे के यहाँ जो उत्सव त्योहार होता है तो उसमें जाना कम कर देते हैं। धर्मांधता के कारण आसपास के घटनाओं और लोगों की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वो विषैला बन जाता है। यानी लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी धर्म के दायरे में रह के करने लगते हैं। हम विशिष्ट धर्म के हैं तो हमारा राजनीति पे कोई प्रभाव नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं अलग धर्म का हूँ इसलिए राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सरकार हमारा समाज के साथ पक्षपात कर रही है। ऐसी भावना लोगों के अंदर बन जाती है। जैसे अभी मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम के अंदर ये भावना होती है कि हमारी संख्या कम है, सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दी, जब बल्कि सरकार और ज्यादा ध्यान दे रही है। उनके लिए अल्पसंख्यक में उनकी गिनती हो रही है, उनके लिए वजीफा आता है और स्कॉलरशिप आता है, उनको पहले महत्व दिया जा रहा है ताकि हमारे देश में समन्वय बना रहे। उनके अंदर ये भावना ना आए कि हमारे सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसी भावना ना आए। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं और अपने धर्म के लोगों के प्रति धार्मिक प्रतीकों का अनजाने और जाने अनजाने में अवमानना करते थे। उसमें क्या होता है, जब ऐसी भावना आ जाती है तो क्या करते हैं, दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं या उनका जो प्रतीक है जैसे मंदिर हो गया, झंडा हो गया उसको, और जैसे ग्रंथ हो गया उसकी अवमानना करने लगते हैं कि हमारा कुरान अच्छा है और इनका रामायण नहीं अच्छा। इस तरह से अवमानना करने लगते हैं और इसकी परिणति क्या होती है, दंगे फसाद होने लगता है। देखो यहाँ चित्र दिया गया हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हो रहा है, तो ऐसा दंगा फसाद होने लगता है और इसमें क्या होता है, सैकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग मारे जाते हैं और करोड़ों रुपयों की जो सार्वजनिक संपत्ति है जैसे गाड़ी जला दिया, बस जला दिया, तो इस तरह से पुल उड़ा दिया गुस्से में आके, तो ऐसे क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो जाती है और सार्वजनिक शांति जो है भंग हो जाती है। लोगों में एक प्रकार का डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास के साथ साथ जीने का आधार व्यक्ति व्यक्ति के बीच में पारस्परिक विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास समाज हो जाता तो सामाजिक एकता को चोट लगती है। सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता हम कैसे साधेंगे? इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो धार्मिक संप्रदाय है उसको पूरे शक्ति के साथ लड़ना जरूरी है।
हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में घुल मिल के रहना चाहिए। एक दूसरे के त्योहारों में हम हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए और अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। धार्मिक, इससे क्या होता है, धार्मिक सौहार्दता नष्ट होती है। आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण है, कौन कौन से कारण है, जैसे ये इसका जन्म होता है संप्रदायवाद का, तो उसको हमको खोजना चाहिए जिसके कारण हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकात्मता दृढ़ हो। यही एक उपाय है प्रदेशवाद। बच्चों, प्रदेशवाद का मतलब जानते हो? अच्छा, हम लोग भारत देश के रहवासी हैं और भारत में अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्य हैं। तो अपने प्रदेश को ज्यादा महत्व देना और दूसरे के प्रदेश को महत्व न देना, उसको प्रदेशवाद कहते हैं। जैसे अब एक उदाहरण बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कुछ लोग बोलते हैं आमची मुंबई, आमची मुंबई बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुंबई तो भारत में है, तो भारत तो सभी का है, तो भारत में सभी का है। यहाँ पे हिंदू, मराठी, गुजराती सभी लोग रहते हैं। तो ये जो ऐसा बोलना जो है सही नहीं है। भारत में जितने भी राज्य है सभी, हमें यह संविधान में या वो मिला है, अधिकार मिला कि हम किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। प्रदेशवाद, देखो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, इसमें अलग अलग प्रदेश हैं। अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह और अभिमान रखना, अपने प्रदेश को ज्यादा मानना और दूसरे प्रदेश को निचले दर्जे का मानना, उसको प्रदेशवाद कहते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, इस रूप में अपनी पहचान करना अलग बात है। अभी जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, ऐसा बोलेंगे ठीक है, लेकिन अपनी भाषा को, जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, ऐसे बोलना ठीक है, लेकिन ये बोलना कि मैं मराठी हूँ तो मैं उचले दर्जा का हूँ, मैं बंगाली हूँ तो मेरे जैसा कोई नहीं है, इस तरह की जो भाव रखना है, वहां पे प्रदेशवाद का जन्म होता है। मैं दूसरे लोग से श्रेष्ठ हूँ। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत करने वाली आत्मीयता, ऐसी ही अनुचित प्रांत दुराभिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो। इसके कारण क्या होता है, उसका स्वरूप विकृत हो जाता है, यानी दंगा फसाद होने लगता है। विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों में अधिक प्रगति हुई और कुछ राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ गए। जब हमारे देश को आजादी मिली उसके बाद क्या हुआ, कुछ राज्यों को ज्यादा प्रगति हुई, कुछ देश जो है आर्थिक रूप से पिछड़ गए। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, और ये सभी राज्य जो है औद्योगिक रूप से विकसित हुए, लेकिन उड़ीसा, बंगाल, असम, इन राज्यों का आर्थिक विकास कम हुआ। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी प्रगति साध सकते हैं। जिन राज्यों का विकास नहीं हुआ है वहां वो राज्य शैक्षिक, नागरिक सुविधाओं के बारे में पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों के विकास के वे अवसर प्राप्त नहीं होते, जो अवसर उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो प्रगत राष्ट्र है, जो जिसका विकास हुआ है, उनको उपलब्ध होते हैं। ये राज्य शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी और दरिद्रता, दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, जैसी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। इससे अलग अलग राज्यों के बीच में जो प्रेम है वो नष्ट हो जाता है और उनका जो उनकी राष्ट्रीय एकात्मता है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और आर्थिक असंतुलन बढ़ने के कारण इसका हल जो है जल्दी से होना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार भी प्रयत्न कर रही है। प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत राज्यों को प्रभावित कर सकता है। जो प्रदेशवाद है, जो मैंने बताया, जो देश विकसित है, जो देश अविकसित, उसको प्रभावित करता है। अगर हम प्रगत हैं तो प्रगत है क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति की मूलतः श्रेष्ठ है। इस प्रकार का श्रेष्ठत्व की जो भावना है विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है। परिणामतः वे अविकसित राज्यों को लोगों को हीन समझने लगते हैं। जो इसका मतलब ये होता है, जो राज्य विकसित हो क्या करते हैं, जो अविकसित है उसको राज्य को निचले दर्जे का समझने लगते हैं। वे लोग अपने विकास के लाभों को अविकसित राज्यों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते। विकसित राज्य क्या होता है, और जो अविकसित है तो उनको अपना साझा नहीं करने देते हैं, उनको अपने में मिलाना नहीं चाहते हैं।
इसके विपरीत जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी शक्ति को संगठित करने लगते हैं और अपने प्रादेशिक अस्मिता को जागृत करने लगते हैं कि हम हमारे देश मतलब कमजोर है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ऐसी भावनाओं में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए स्थानीय परंपराओं संस्कृति को अनावश्यक गौरवान्वित करने और उदात्तीकरण करने के लिए सबका अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है, परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है। हमने भारत के सम्मुख जो भी महत्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौती था उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या है, स्वच्छता है, कृषि और किसानों की समस्या है, गरीबी है, दरिद्रता मतलब गरीबी, मकान और 2 समय का भोजन, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। हम इन समस्याओं को मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगले पाठ में हम आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।